कहने पर हम चाहते थे कि वसंतपुर का कैंडिडेट आए। हम लोगों के साथ कुछ कहने पर अनिल जी ने अपना पर्चा भरा, जो इंटरेस्टेड नहीं थे, अनिल ने अपना पर्चा भरा। और क्योंकि सर ये आरडब्ल्यू की प्रॉब्लम बड़ी आरडब्ल्यू की प्रॉब्लम आरडब्ल्यू वाला ही समझ सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अनिल जी को सपोर्ट उनकी साथ से कहूँगा 2 शब्द हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उनके साथ 2 शब्द। ये बात आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, जो आपसे जो है ना यहाँ से लेकिन पागल का और सभी बुजुर्गों और माताओं, आज जो है ना अगर फेडरेशन में मिलकर अगर अनिल अग्रवाल जी का फैसला किया है, हम बड़े खुश हैं कि फेडरेशन करेगी मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट इसी में। अगर वसंत कुंज की वोट कम थी तो वसंत कुंज का अगर वसंत कुंज की वोट कम डली तो वसंत कुंज का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, बाहर का ही कैंडिडेट जीत जाएगा। ये मेरा कहना है कि सब ज्यादा से ज्यादा सब जाके वोट डालो। इसका पोलिंग बूथ कहाँ बन रहा है? पोलिंग बूथ D3 का तो वही है। हाँ, वो चेंज करना पड़ेगा इतना तो वो अब चेंज नहीं हो सकता। पहले लिखा था, किसी ने चेंज कराया नहीं। जो ये काम तो जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका होता है। हमने अपनी तरफ से लिख के भेजा था, उस पर कोई गौर नहीं हुई। अभी हो नहीं सकता। अब की बार तो वही वोट डालने जाना पड़ेगा। अगर वोट डालने जाएंगे तो उसके लिए कुछ सुविधा कराई जाएगी। उसके लिए गाड़ी गुड़ी की सुविधा की जाएगी। आप वोट डालने के लिए निकलिए बस। और यहाँ जो ना कमेटी सेंटर पर आइए, आपको ले जाने के लिए गाड़ी तैयार मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। और अब अग्रवाल जी बताएंगे आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आप अपने इनसे पूछें। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं अनिल अग्रवाल हूँ। मुझे 20 साल हो गए वसंत कुंज में रहते हुए, और मैं पिछले 10 साल से RWA-C1 के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले सेक्रेटरी था 1 साल, फिर उसके बाद एज ए प्रेसिडेंट में पिछले 5 साल से हूँ। बीच में ब्रेक था। ये 6 साल है। मुझे राजनीति में आने का बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट था नहीं, और मैं अभी भी यदि निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मैंने मन बनाया है तो मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूँ। आपको ये मत समझिएगा कि मैं राजनीति करने के लिए कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा राजनीति से कोई नाता नहीं। राजनीति का जिस तरीके से इन राजनेताओं ने, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को यदि बुरा कहना हो तो कह दो तुम तो नेता बन गए, तो उस चीज को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा चुनाव है, निगम का चुनाव है। निगम की जो जिम्मेवारियां हैं, वो निगम को जिम्मेवारी अपनी समझने में सारे ही नेता, सारे ही ऑफिसर वो बड़े नाकाम हैं, समझते बिल्कुल नहीं है। एक छोटी छोटी चीज के लिए हम रेजिडेंट्स को और जो रेजिडेंट्स की वेलफेयर एसोसिएशन है उनको परेशान होना पड़ता है, उनको इधर से उधर भागना पड़ता है। कोई लेटर लिखते हैं, कोई बातें करते हैं, फोन उठाते नहीं है, लेटर का जवाब नहीं देते। और जैसे सोलंकी साहब भी हमारे साथ हैं, वही एक्सपीरियंस इनका होगा, वही भानु जी का होगा, वही ये फेडरेशन में दोनों नहीं है, सेक्रेटरी जनरल है, चेयरमैन थे, सभी का वही एक्सपीरियंस। RWA वाले इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उसके कोई परिणाम खास निकल के आते नहीं है। परिणाम खास नहीं निकलते हैं, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। मैं पिछले
जो 10 साल पहले सेक्रेटरी था उस रैंक की तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट वाज माय शॉर्ट टर्म फॉर 1 ईयर एंड आई वाज द सेक्रेटरी, so I was not having all the powers to take the decision and that was my debut to the RWA। तो मुझे ज्यादा उसकी जानकारी भी नहीं थी, तो 1 साल तो ऐसे ही बीत गया। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैं 6 साल पहले RWA में एज ए प्रेसिडेंट आया तो मैं बहुत ज्यादा वोट से चुनाव नहीं जीता। RWA बहुत ज्यादा वोट से मैं चुनाव नहीं जीता, मेरे को सिर्फ 18 वोट फालतू मिले, क्योंकि मेरे सामने जो कैंडिडेट थे वो काफी पुराने अनुभवी थे। तो लोगों को ये था कि आई वॉज अंडर 50 दैट टाइम, तो ये था कि भाई, और सेकेंडली आई एम हैविंग माई इंडस्ट्री, तो लोगों को ये था कि भाई ही इज सच ए बिजी पर्सन, इसको हम वोट देंगे तो ये क्या हमारे RWA का काम बखूबी निभाएगा, जो समय देना चाहिए वो देगा, क्या यंग आदमी है ये कुछ हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन हमने थोड़ी उसकी कन्वेंसिंग की, कैंपेनिंग की, लोगों को समझाया कि भाई एक बार हमको मौका दीजिए आप, नहीं तो हर साल चुनाव होते हैं, सिर्फ 365 दिन की बात है, हटा दीजिएगा। लोगों की बात समझ में आई, मेजोरिटी के समझ में आ गई और उन्होंने मुझे 18 वोट फालतू देके प्रेसिडेंट बना दिया। ये बात है मार्च 2011। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, जो हमारी क्रोनिक प्रॉब्लम जो गोबर की चल रही थी, जो हमारे C1 लो लाइन है, मसूदपुर डेयरी हमसे 2 मीटर ऊपर है, और जो पेरिफेरल एक ड्रेन है जो मेन ड्रेन जाता है, उसी में हमारे नाले गिरते हैं, उसी में गोबर जो कावडन था उसको कैरी करता था। तो हम उस बात से बड़े त्रस्त थे पिछले कई सालों से कि बरसात में हमारे यहाँ इतना बुरा हाल था कि हम किसी गेस्ट को बुला नहीं सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और मैंने ये हाई कोर्ट में बोला था, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तो हमारे जो वो जज साहिबा वहाँ पे थी, तो मैंने उनके सामने ये स्टेटमेंट दिया, जो DDA वाले और MCD वाले और KWD वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो मैंने कहा, मैडम मुझे 2 मिनट बोलने का समय दीजिए, मैं RWA का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बताऊंगा ये क्या करते हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। जज साहिबा ने मुझे समय दिया और मैंने जो बातें कही तो कही, मैंने उनको एक बात कही, मैंने जज साहिबा ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हालात ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम ऑफिस नहीं जा सकते, और हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसको शमशान नहीं ले जा सकते, पानी भरा रहता है, हम निकल नहीं सकते घर के बाहर। खैर हमारी बात का इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने हमारी बात को सुन के सिविक एजेंसीज को बहुत टाइट किया। उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने स्कीम बनाई, एक प्रोजेक्ट 2 करोड़ का लगा, 2 करोड़ लगने के बाद में उसमें काम टेंडर हो गया। ये मैं अप्रैल से, और आपको बात बता रहा हूँ सिर्फ 5 महीने। उसके बाद फिर भी क्योंकि वर्क एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, वो नहीं शुरू कर रहे थे, टाइम लगा रहे थे, तो हमने एक अपने फिर जो तरीके से उसको एक किया। 9 सितंबर 2011 की बात है, मैं फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था, मिसिस को बोला कि मैं जरा नीचे चक्कर लगा के आता हूँ, बहुत बारिश हुई है, देखता हूँ कहाँ पानी भर गया। जब जाके वहां देखा तो वहां तो पूरा जल भराव था, निकल सकते नहीं थे। हम चप्पल पहन के नीचे गए, सारे में देखा पूरी तरह पानी था। बहुत लोग मिले, हमने घरों से बुलाया लोगों को, और हमने तभी कहते हैं कि तभी का तभी डिसीजन लिया कि आज हम इस काम को करवाते रहेंगे। और भरी बरसात के अंदर हम C1 के 50 आदमी नेल्सन मंडेला रोड के सिग्नल के ऊपर धरने पे बैठे। आप भी थे, बहुत लोग थे, नेगी साहब भी थे। ये बात करीब 11 बजे की है। SHO साहब आए, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे उनसे रिलेशन ठीक थे RWA प्रेसिडेंट होने की वजह से। हमने कहा सतपाल जी थे, हमने कहा साहब आप बताइए हम कैसे जिएंगे, ये सुनते नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आप 10 मिनट थोड़ा शांति रखिएगा, धरने पे ज्यादा जोर मत दीजिएगा, मैं आपकी कॉलोनी का चक्कर लगा के आता। वो अपनी जिप्सी लेके गए, कॉलोनी का चक्कर लगा के आया, एंड यू बिलीव मी, उन्होंने मुझे कहा अग्रवाल साहब आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप करिए जो करना। मैं ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाता हूँ, अपनी पुलिस भी बुलाता हूँ, आप धरने पे बैठिए, जिसको बुलाना है हम फिर फोन करते हैं कि भाई यहाँ पे दंगा फसा दो। शाम को हमने 4:30 बजे धरना बंद किया। तब जब चीफ इंजीनियर DDA के आए और उन्होंने ये एश्योरेंस दी, मेरे पास फोटोग्राफ भी है उस बात की, जब उन्होंने ये कहा कि हम इस जो हमारा टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, जो काम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, हम कल से शुरू करेंगे। हमने कहा वादा करोगे तो हम हटेंगे, वरना हम यहीं रखेंगे। और वो हमारा नाला बन गया। सब C1 के जो है निवासी इस बात को जानते हैं। मैं ये चाहता हूं, मेरे 2 वजह हैं इसमें आने की, चुनाव को कंटेस्ट करने की सिर्फ 2 वजह हैं,
और कोई तीसरी वजह नहीं है। एक वजह तो ये है कि जो हम C1 से और बाहर निकल के जो और RWS को प्रॉब्लम भी है, और जो काम हर आदमी धरना नहीं दे सकता, मैं जानता हूं, हर आदमी समय नहीं दे सकता है। इच्छा होती है बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। हम यूनाइटेड भी नहीं हो पाते हैं और हर समय ये धरने प्रदर्शन चलेंगे भी नहीं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भाई हम अपने C1 से बाहर निकल के, और जब मैं इधर उधर देखता हूं कि दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है, दुनिया भर की सड़कें टूटी हुई हैं, एक सड़क टूट जाए तो साल भर तक होता नहीं है, हम RWS वाले कितना परसुएट करें। तो मुझे ये लगा कि इससे बाहर निकल के कॉर्पोरेशन के चुनाव में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कराना है, एग्जीक्यूशन कराना है। बाकी पॉलिसी तो सरकार के बच्चे आ गई। सरकार या तो केंद्र सरकार बनाएगी या दिल्ली सरकार बनाएगी, उनको दे दिया जाएगा, उनको फंड रिलीज कर दिया जाएगा, उन्होंने सिर्फ उसको एग्जीक्यूशन करना। एक तो वजह ये। दूसरी वजह हमने ये देखा, अपने टेन्योर जो मेरे 5-6 टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट रहे, और इसके अलावा भी हम देखते हैं, सभी देखते हैं, मैं RWS प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, आप सब लोग भी जानते हैं कितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर सब जगह है। लेकिन ये निगम एक ऐसी जगह है कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें निगम में जाना पड़ता है, और जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसका भी हमें मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम में जाना पड़ता है। ये क्या बड़ी चीज है। जन्म हुआ है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, मृत्यु हुई है, शमशान घाट का हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम क्यों जाए निगम के दफ्तर, क्यों हम चक्कर लगाएं, क्यों वो हमको 15 दिन के बाद बुलाएं। उसमें कौन सी बड़ी चीज है, क्यों ना हमको वो देने ऑनलाइन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन ले लेंगे, देंगे नहीं, उसके भी पैसे मांगेंगे। आपको 10 बार जाना पड़ेगा इतनी दूर, 20 किलोमीटर चल के, 15 किलोमीटर चल के। हाँ, आपका अगर एक बालकनी आप बना रहे हैं तो उनका जेई चल के तुरंत आपके पास आ जाएगा कि आप ये कैसे बना रहे हैं, पैसे चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम अपना, जिन पर्सन्स को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं निर्वाचन करके, वही रिप्रेजेंटेटिव उन जेई को और एई को हमारे घर भेज देते हैं कि ये लेंटर डाल रहा है, इसके यहाँ से पैसे लेके आओ, मेरे को कितने मिलेंगे, तुम कितने लोग। मेरी बात से मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 30, 40, 50 सभी एग्री करेंगे कि वो खुद भेजते हैं कि ये ऐसा पैसा लेके आओ। क्योंकि जब करोड़ रुपए में टिकट खरीद के लाएंगे, 50 लाख रुपए में टिकट खरीद के लाएंगे, तो वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं मेरे को तो 20 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है। जो छोटे मोटे वर्क ऑर्डर होते हैं उनमें कितना क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर आप देखिए, कभी भी ध्यान से देखिएगा, उसमें कितना करप्शन भरा पड़ा। फंड्स की कोई कमी नहीं है, बहुत फंड्स हैं। जो फंड्स आते हैं उस फंड से भी हमारा काम चल जाए, लेकिन वो फंड्स पूरे लगे तो 20% पैसा नहीं लगता। मैंने खुद देखा 6 साल की अपने प्रेसिडेंटशिप में कि जितने भी वर्क ऑर्डर हमने कराए, किसी काउंसलर से फंड लेके, एमएलए से फंड लेके, एमपी से फंड लेके या प्रोजेक्ट से फंड लेके, कितना भ्रष्टाचार था मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा। देख के आश्चर्य हो गया। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, मेरी इच्छा हुई कि शायद ये एक ईमानदार व्यक्ति आया, मैं जाकर उनके साथ जुड़ूं और मैं उनको कहूं साहब इस वार्ड का, ये इस वसंत कुंज का मेरे को काम दे दो, मैं आपके वर्क ऑर्डर को देखूंगा। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला वहां तो भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी फर्क चढ़ी हुई। किसको क्या बोलोगे। वो ईमानदार कहने से तो ईमानदार नहीं होता। मैं कहता हूं मैं ईमानदार हूं। बताइए सर, क्या भ्रष्टाचार था? कौन सा सर? जो आप बता रहे हैं ना, आम बात। भ्रष्टाचार ये था सर, तो मैं बताता हूँ। क्वांटिटी और क्वालिटी का मैंने नाम लिया आपसे। भ्रष्टाचार ये था कि 5 लाख रुपए का मान लिया वर्क ऑर्डर हुआ, हमने कहा भाई 5 लाख का वर्क ऑर्डर है, हमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दीजिए वर्क ऑर्डर की, हम भी देखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, हम पब्लिक के RW के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम देखना चाहते हैं आपको क्या काम दिया गया, क्या आप करेंगे, आप क्या करोगे जी वर्क ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं करेंगे। इट्स ए पब्लिक बनी, वी आर ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, you are a public servant, we are a public representative not elected through the election commission, but our this colony has elected me the president, why not। बहुत मुश्किल से दे दिया काम, अभी तो शुरू हमें तो दिखाई नहीं दिया। 10 दिन के बाद आके मेरे से कहता है अग्रवाल साहब काम पूरा हो गया, मैं जाऊं। भैया तेरा काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, पूरा कैसे हुआ। नहीं साहब पूरा हो गया, कहाँ हुआ पूरा, लिख के दिखाओ भाई, इसमें तो वर्क ऑर्डर में तो इतना क्वांटिटी लिखी है, कहाँ हुआ। अरे साहब ये ऐसे ही होता है, ऐसे नापो मन करना। मैं तो भैया समझता हूँ चीज को, मुझे इंजीनियरिंग आती है, टेल में कैसे हुआ।
कंप्लेंट हुई, मैंने चिट्ठी लिखी चीफ इंजीनियर को कि दिस वर्क ऑर्डर वाज रिलीज एंड वर्क वाज स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड एंड वॉट एवर दे हैव डन इज नॉट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. Please do not make any payment unless it is verified by your vigilance department, and you please take 15 days time, otherwise I will write to the vigilance department myself. एक्सीएन साहब आ गए. अग्रवाल साहब क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, आप देखो. अरे साहब मैं कराता हूँ, चिंता मत करो साहब, आप ये बताओ बस काम क्या करना है. आप छोड़िए ना इस वर्क ऑर्डर को, आप बता दीजिए क्या काम कहाँ करना है, कैसे करना है. मतलब मुझे अपने घर में के सामने कोई वोट्स नहीं डलवाना है, जो इसमें लिखा है वो कर दीजिए. अरे साहब ये तो हो जाएगा, आप बताओ आपको गली ग्रेडिंग लगवानी है, आपको आरएनजी कहीं डलवाना है, आपको कुछ करना है, मैं काम करवा दूँ. आप छोड़िए ना इन सब बातों को. हो गया, सर्टिफिकेट लेके गया कि अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क विच दे हैव एग्जीक्यूटेड. दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन सर. Only 20% work was done before that letter and rest 80% was done after that. This is the level of corruption. And this does not happen only once. This happens many times. इतना करप्शन का बोलबाला है इस निगम के अंदर. और आज जो सरकारें निगम में बैठी हैं, जो दिल्ली में सरकार बैठी हैं, वो कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे. तुमको 15 साल निगम चलाते हो गए, दिल्ली की सरकार चलाते हो गए, केंद्र में सरकार चलाते हो गए, तुम्हारी पार्टी की सब जगह सरकारें हैं, तुमने कौन सा भ्रष्टाचार मिटा लिया? कहाँ भ्रष्टाचार मिटा लिया? आज आप भ्रष्टाचार मिटाएंगे? दिल्ली सरकार कहती है हम दिल्ली में सरकार है, हमें निगम में भी सरकार बनवा दो, तो हम जो है आराम से करेंगे. क्या आराम से करोगे? हम बंदर बाट आराम से कर लेंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं. हम सब एक साथ हो जाएंगे. केंद्र में भी हमारी सरकार है, हमें निगम में भी बना दो, दिल्ली सरकार को भी उड़ा देंगे, तीनों जगह हो जाएंगे. दिल्ली सरकार कहती है हमें निगम में बनवा दो, हम एक साथ हो जाएंगे और खूब करप्शन करेंगे. अब देखिएगा यही होगा. पार्टी की सरकार एक आदमी की वॉइस होती है. जो आप कह रहे हो वर्क आर्डर, उसके मुताबिक काम हुआ सर, बाद में हुआ. मेरे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी अभी भी है सर. मेरे यहाँ कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसमें वर्क ऑर्डर की कॉपी मैंने नहीं ली. और एक नौकरी से निकलवा दिया सर. नौकरी से निकलवा दिया इज नॉट द सोल्यूशन. नौकरी से निकलवा दिया इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन इस बात का है कि हमारा काम हो. उसके बाद ये हुआ वो डरने लगे यहाँ काम करने के लिए. अच्छी बात है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ. आपने भी किया, मैंने भी किया, बट इट इज द ट्रूथ. किया था. ये ट्रूथ है ना कि ऐसा होता है. क्यों होता है आप बताइए. ये डेमोक्रेसी है. मैं भी पब्लिक हूँ, आप भी पब्लिक हैं, सब पब्लिक हैं. हम वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, मैं आपका कल रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा. यदि मैं ही बेईमान हो जाऊंगा तो पब्लिक सर्वेंट को कौन ईमानदार बनाएगा बताइए. डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक बॉस है, लेकिन पब्लिक में हर आदमी नहीं हो सकता. रिप्रेजेंटेटिव हैज टू बी द बॉस. और यदि बॉस ही बेईमान हो जाएगा तो सर्वेंट को कौन सिखाएगा? जब बॉस ही पैसा मांगेगा तो सर्वेंट तो कहेगा ठीक है, अच्छा साहब, वो तो खुश होएगा, जाएगा उसके घर पे पैसा चढ़ाएगा, शाम को लौट के आएगा, पर ठीक है मैंने उसको 10,000 दे दिए, 50,000 मेरे को बच गए. मैं सिर्फ इस चीज को करने के लिए कि भाई ये एक भ्रष्टाचार कम से कम हमारे वार्ड से तो शुरुआत हो, क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम. हम कहीं से तो शुरुआत करें. मेरी इतनी छलांग नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाके कुछ कर सकूं. मुझे कोई टिकट देगा नहीं, क्योंकि मेरे को टिकट देगा तो मेरे को तो टिकट दे भी दिया मान लिया तो मेरे को उस पार्टी से 2 महीने के अंदर निकाल देंगे. ये भी मैं आपको बता दूं. मुझे अगर किसी ने पार्टी टिकट दिया तो मैं तो उनके डिक्टेट के सामने चलेगा नहीं. मैं तो सच बात बोलूंगा, मुझे 2 महीने में निकाल देंगे. सर ये बड़ी पार्टियों के आप अकेले. सर अकेले का सवाल नहीं है, मैं वही आपको बताने वाला हूँ. सवाल अकेले का नहीं है. आपने पार्लियामेंट में बहस होती हुई देखी होगी. उनको सीट अलॉट होती है. 544 एमपी के अंदर 5 एमपी इंडिपेंडेंट भी कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो बीजेपी के अगर 300 में से 3 को बोलने का मौका मिलता है या 20 को मौका मिलता है तो 5 इंडिपेंडेंट को भी मौका मिलता है बोलने का. और वो जो 5 बीजेपी के या कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के या जेडीयू या जितने भी पार्टी हैं, एआईडीएमके हो, बीजेपी जनता दल हो, कोई भी हो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पार्टी, वो सब एक ही वॉइस में बोलते हैं क्योंकि उनको पता है उनका बॉस समझ रहा है क्या बोल रहे हो तुम. अगर पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी बोला तो आप पार्टी से निकाल दिए जाओगे. इंडिपेंडेंट की आवाज अपनी होती है. इंडिपेंडेंट की आवाज अपनी होती है. उसको बिल पास कराने में हो सकता है कि उसकी आवाज ना सुनी जाए क्योंकि उसकी एक वोट है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, जो करप्शन के लिए, उसकी अपनी आवाज की कोई वैल्यू होती है.
और ये तो कॉर्पोरेशन का चुनाव है सर, इसमें कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। इसमें तो पैसा आना है और उस फंड्स के मुताबिक काम होने। मैं देखा गया है सर कि इंडिपेंडेंट हमारे ही बहुत से जो है चुनाव जब हो जाता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो लेकिन वो होते हैं, वो इंडिपेंडेंट, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, वो इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं देती और वो एज ए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और अपने पैसे के बल पे या अपने रसूख के बल पे वो चुनाव जीत जाते हैं। बाद में पार्टी कहती है आदमी तो ये हमारा ही था, इसको ले लेते हैं, मेजोरिटी हो जाएगी, हमारा मेयर बन जाएगा या हमारा सीएम। वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आपका क्या स्टेटमेंट है? इफ यू आर इलेक्टेड, जी। you join any party or you will not join any? सर नेवर, That's all. नेवर, That's most important. नेवर, You should give declaration you will not join any. आई विल नॉट ज्वाइन एनी पार्टी इफ आई विन। एंड मेरे जीतने के लिए जो मैंने आपको चीजें बताई, मुझे सबसे ज्यादा तो करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन जो ये हो रहा है, जिस तरीके से ये क्या हो रहा है, हमारी ये कॉलोनी सोलंकी साहब बन के तैयार हुई, कम्युनिटी सेंटर भी बन गया, बाउंड्री वॉल भी बनी, पार्क भी बने, पेड़ भी लगा दिए, ग्रिल भी लगा दी, उसके बाद क्या हो रहा है? कौन सी मेंटेनेंस ये कर रहे हैं? आर दे नॉट सपोज टू डू इट? क्या रेजिडेंट वहां जाके उनको समझाए? क्या आरडब्ल्यू उनसे सारा दिन सिर कपाई करेंगे, काम नहीं? उनको दिखाई नहीं देता कि हमारे ये ड्रेन का ढक्कन टूट गया या लाइट टूट गई? हाँ, वो किस काम में व्यस्त हैं? उनको पैसा चाहिए और साथ में लाइट्स अगर कहीं से आएंगी बोर्ड से तो उनको अपना नाम लिखा हुआ चाहिए, जिससे जब रात को लाइट अगर जल जाए तो उस पर नाम उनका दिखाई देगा। उनको ये चाहिए। अब लाइट इनके स्टोर में आ जाएंगी, लेकिन अगर नाम लिखने वाला नहीं आया तो कितना ही भी अंधेरा किसी कोने में होता रहे, 2 महीने नाम लिखने में लग जाए, 4 लग जाए, वो आपकी लाइट नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको नाम लिखवाना है। उस लाइट नहीं भेजेंगे, आपको बेंच नहीं भेजेंगे जब तक नाम नहीं लिख जाएगा, आपको डस्टबिन नहीं भेजेंगे जब तक नाम नहीं लिख जाएगा, क्योंकि उनको तो नाम दिखाना है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे पास ना तो कोई पार्टी का सिंबल है, ना मेरे पास कोई पुराने अनुभवी नेता हैं, ना मेरे पास मोदी जी हैं, ना मेरे पास सोनिया जी हैं, ना केजरीवाल जी हैं। मेरे पास तो वोटर है। अगर आपको लगे कि मैं आपका कैंडिडेट अच्छा हो सकता हूं तो आप मुझे वोट दीजिए। और 10 कैंडिडेट हमारे वार्ड से इस समय कंटेस्ट में हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। आप 10 कैंडिडेट को एक साथ बुलवा लीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारा अपना क्या विजन, पार्टी को छोड़ तुम खुद क्या करना चाहते हो, तुम क्यों राजनीति में आए, तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारी बैकग्राउंड है, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है। मेरी भी बात सुनिएगा। आपको जिसकी बात अच्छी लगे आप उसको वोट दीजिए, नहीं तो जैसे आज मैं आया हूं, अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। ये एक समय है, एक बसंत कुंज का रेजिडेंट आपके बीच में पहली बार, जिसको रियल बसंत कुंज कहते हैं, एक बसंत कुंज का कैंडिडेट पहली बार आपके बीच में कंटेस्ट करने के लिए आया है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सर्विसेज मिलनी चाहिए ये भी समझते हैं। सर्विसेज कहां से मिलेंगी, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा वो भी समझते हैं। उसके लिए टैक्स हम और आप ही देते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उस टैक्स के देते तो हैं, देना भी चाहिए। एक तो वो लीगल हमारी जिम्मेवारी है और साथ में सोशल जिम्मेवारी भी कि यदि हम पैसा ज्यादा कमाते हैं तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कुछ होती है। आपका क्या स्टेटमेंट अबाउट हाउस टैक्स किसी पार्टी ने अनाउंस किया है? सर मैं तो इस चीज को नहीं मानता। देखिए, या तो आप फ्री में चीज ले लीजिए, ये आप डेवलपमेंट करो। हाउस टैक्स बताइए साहब, हमारा हमने कितने में खरीदा उसको बोल जाइए। हम आज एक मकान में बैठे हैं जिसकी कीमत वसंत कुंज के अंदर 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी में उस फ्लैट में हैं, सेल्फ ऑक्यूपेंसी में, तो मैं समझता हूँ सोलंकी साहब 2,500 रुपए 2400 हाउस टैक्स आता होगा। हम उस 2,500 के लिए अपने प्रदेश की, अपने शहर की, अपने कॉलोनी की मतलब करप्शन के हवाले करते हैं, उस भट्टी में डाल दें कि हमारा 2,500 रुपए बच जाए, इसलिए इनको वोट दे रहे हैं।
आस्किंग ये कॉर्पोरेशन को राइट है हाउस टैक्स खत्म करने का? सर देखिए, इतनी जानकारी मुझे लीगल नहीं है। जो आपने पेपर में पढ़ा मैंने भी वही पढ़ा है। मैं इनको पावर नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो नहीं, जो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेशन जो बना है वो एक सेंट्रल एक्ट के तहत बना है। तो जब सेंट्रल एक्ट के तहत बना है तो सेंट्रल एक्ट ही उसमें कुछ करेगा तो होगा। कितनी मेजोरिटी से होगा, कैसे होगा, वो तो आप लोग यदि एडवोकेट हैं तो यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। मैं नहीं उसके बारे में कुछ ज्यादा बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इसमें दिल्ली सरकार तो जब हमको दूसरी चीजें नहीं कर सकती तो ये क्या करेगी? जो पार्लियामेंट का एक्ट है तो ये क्या करेगी? दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, पूरी सरकार है भी नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि जो सरकारें ऑलरेडी 10-10, 15-15 साल से निगम में बैठी हैं, ये प्रदेश में बैठी हैं, वो कौन से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही हैं? ये समझ में मुझे नहीं आया कि वो कौन से भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही हैं। भ्रष्टाचार किया किसने है? मैंने और आपने? किसने भ्रष्टाचार किया है? भ्रष्टाचारी कहे मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, कैसे मिटाएगा भाई? हाँ, एक तरीका ढूंढा कि भाई सबको बदल दो। ये तो आपको भी मालूम होगा, बस हाईएस्ट लेवल का जो भ्रष्टाचार है जिस बॉडी में आप इलेक्ट होने जा रहे हैं उसमें है पूरे हिंदुस्तान। सर वही तो देख के मुझे लगा, पूरी इंडिया में मैं वही देख के लगा। लेकिन उस भ्रष्टाचार का बताइए, आज 272 के जो हमारा कॉर्पोरेशन 3 हिस्सों में है, 272 वार्ड्स में से जो हमारी जो सरकार है अभी जो निगम में है उसके करीब 140 या 150 कॉर्पोरेटर हैं। कांग्रेस के भी होंगे इतनी, बाकी 10-20 और होंगे। मतलब तुम अभी तक करप्शन मिटाने के लिए आप सोच रहे हो? आपने सिर्फ ये कह के करप्शन मिटाने की बात कर दी कि हम 150 को टिकट नहीं देंगे, मतलब 150 ये भ्रष्ट इनको नहीं देंगे, अब हम नए चेहरे ला रहे हैं उनको लाइसेंस दे देंगे, अब तुम भ्रष्ट बनना। यही स्थिति 5 साल के बाद फिर कहेंगे हम फिर टिकट नहीं देंगे, और वो एक नारा हमने लिखा हुआ देखा है, वो क्या है उसमें? नए चेहरे, नई उड़ान, नई मुस्कान। मुस्कान आ जाएगी सबके चेहरे पे, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी कुछ दिन के बाद। तो हमको ये सब सोचने की जरूरत है। जहां तक मेरे विजन, मेरे मिशन का सवाल है, मेरे प्रॉमिस का सवाल है, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप लोग मुझे वोट देंगे और मैं जीता, मैं आपको 5 साल 365 × 5 जितना भी बैठा, मैं 1-2% तो उसमें से छुट्टी आपसे ले सकता हूं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि जब केंद्र सरकार का चुनाव होगा और दिल्ली सरकार का चुनाव होगा, या गुजरात का होगा, या पंजाब का होगा, या तमिलनाडु का होगा, मेरी किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट कहीं नहीं खड़ा है, मुझे वहां नहीं जाना है प्रचार के लिए, मुझे यहीं रहना है। जबकि जिन पार्टियों को हम सत्ता देते हैं या कॉर्पोरेशन में, आप देखिए 5 साल में से 1 साल चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है। कभी 1 महीना तमिलनाडु में चलेगी, कभी उड़ीसा में चलेगी, कभी बिहार में चलेगी, कभी केंद्र की चलेगी। 1 साल तो चुनाव में ही निकल जाता है। और आप लोग सब जानते हैं, इनको दे हैव टू ओवलाइज देयर बॉसेस। इनको गुजरात भी जाना पड़ेगा, इनको बनारस भी जाना पड़ेगा, इनको कलकत्ते भी जाना पड़ेगा, इनको पंजाब भी हर जगह जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेशन में आगे के जाना नहीं। जो आदमी आपके बीच का है वो आपके बीच का ही रहेगा। मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। मेरा एफिलिएशन यदि किसी से है तो जनता से है, वोटर से है, रेजिडेंट से। मैं यही रहने वाला हूं, आपके बीच में ही रहूंगा। और जो मैं सोचा है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने तकलीफें देखी है रेजिडेंट्स के, RWS की बड़े नजदीक से देखी है उनकी तकलीफें। मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि हमारे वार्ड के किसी रेजिडेंट को, हमारे वार्ड के किसी भी रेजिडेंट को, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मुझे वोट देंगे, मैं बात कर रहा हूं किसी भी रेजिडेंट को अपने किसी भी सही काम कराने के लिए निगम के कार्यालय न जाना पड़े। वो संभव होगा अगर मैं निगम पार्षद बनता हूं। मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि दीवान साहब आपका क्या काम है, आपको नक्शा पास कराना है, आप अपनी एप्लीकेशन तैयार करिए, मेरे को दीजिए, मेरा आदमी जाएगा जमा कराएगा। मैं उससे पूछूंगा भी, सही भैया तेरे को 15 दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, दीवान साहब बुजुर्ग हैं, उनकी एप्लीकेशन क्यों नहीं क्लियर हो रही है?
क्या प्रॉब्लम है? डेफिशिएंसी दे दो, क्या प्रॉब्लम है? पैसे को छोड़ के और क्या डेफिशिएंसी? मैं इस बात को इंश्योर करूंगा सर। आपको कोई भी चीज चाहिए, मैं इंश्योर करूंगा कि किसी को भी वहां ना जाना पड़े। Sir, will you be accessible at all times? सर आई एम एक्सेसिबल नाउ ऑल्सो एवरी टाइम। आओ तो ठीक है सर, इसको तक तो सभी होते हैं। सर ऐसा है क्योंकि हमारा तजुर्बा ये है सर, most politicians shake your hand first and then shake your confidence सर, मैंने later. शुरू में ही आपको कहा था, आप शायद उस टाइम में थे, मैंने ध्यान नहीं किया या थोड़ा बाद में आए हैं। जी। मैंने आपको कहा था ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं चुनाव जीतने के बाद पॉलिटिशियन बन रहा हूँ। मैं पॉलिटिशियन ना तो हूँ, ना मैं बनने वाला हूँ पॉलिटिशियन। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात है, एक्सेसिबिलिटी मुझे आरडब्ल्यू में रहते हुए भी, हालांकि मेरे पास अपनी इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरा राजस्थान में फैक्ट्री है, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। मेरे रेजिडेंट पूछते हैं, भैया तुम दफ्तर कब जाते हो, कब फैक्ट्री जाते हो? भाई जाता हूँ, अपनी फैक्ट्री भी चलाता हूँ, प्रभु की कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जाता तो हूँ। लेकिन मैं इस बात को जरूर इंश्योर करता हूँ कि मुझे अगर रेजिडेंट ने कोई चीज बोली है और वो आरडब्ल्यूए के ही कंट्रोल की है, तो वो तो शाम तक हो जाए। जो आरडब्ल्यूए के कंट्रोल की नहीं है और मैं बाहर से करा सकता हूँ, मैं 2 दिन में 4 दिन में उसको करा दूं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ने कितने पैर पसारता है हर साल, हम सब जानते हैं। कितने फेटल होते हैं, कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं। पिछले साल मैं सर आपको बता रहा हूँ एक्सेसिबिलिटी की बात, हमने C1 के अंदर पिछले साल फॉगिंग की मशीन खरीदी, क्योंकि हमने जब देखा कि निगम कुछ नहीं करने वाला, इतनी पावर तो हमारी आरडब्ल्यू में रहते हैं नहीं कि हम निगम को डायरेक्ट करते हैं कि नहीं आप मशीन खरीद के हमें भेज दो, ये दवाई भेज दो, खुद नहीं देंगे। हमने खुद ही फॉगिंग की मशीन खरीदी और आज भी रखी है कि भाई हर साल इसकी जरूरत पड़ेगी। निगम तो जब जागेगा जब कम से कम 200-400 आदमी हॉस्पिटल चले जाएंगे। वो सरकार उसका नाम लेगी, वो उसका नाम ले देगी, और वो कोई कुछ होना नहीं है। लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, हॉस्पिटल चले जाएंगे, हॉस्पिटल से वापस भी आ जाएंगे। कुछ लोग नहीं भी आते बेचारे, कटल भी होते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि जिसमें शायद एक्सेसिबिलिटी की आपको जरूरत ही ना पड़े। आपकी गली ग्रेडिंग टूटी है तो ये जो स्वीपर इनका आता है, जो नाले सफाई वाला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, वो पैसे वसूलने आता है, उसको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे गली ग्रेडिंग टूटी है, गाड़ी का पहिया गिरता है इसके अंदर, या बुजुर्ग चल रहा था उसका पैर गिर जाएगा। उसको दिखाई देना चाहिए ना, दिखाई देता था पहले। आप तो यू आर मच एल्डर टू मी, आपने देखा होगा, पहले ऐसा जमाना नहीं था। वो कब खरंजा लग जाता था, सोलंकी साहब, कब खरंजा लग जाता था हमारी गली में,